क्या होने वाला है। देखिए आपका जो पेपर पैटर्न होगा वह आपका 100 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे और इन 100 क्वेश्चन को दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला भाग जो होगा उसे हम लोग पार्ट ए के नाम से जानेंगे और सेकेंड जो भाग होगा उसे हम लोग पार्ट बी के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर पार्ट ए जो होता है वो आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसमें और इसे हम लोग जनरल पेपर के नाम से जानते हैं। पार्ट बी जो होगा वो आपका डोमेन नॉलेज होता है जो कि 75 क्वेश्चन होता है। ये आपको बता दें कि 25 जो क्वेश्चन होते हैं ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, यानी कि इंपॉर्टेंट मतलब होता है कंपलसरी होता है। ठीक है, और इसमें आपको बता दें 75 जो होता है वो ऑप्शनल होता है। ऑप्शनल क्यों होता है? क्योंकि इसमें 4 सब्जेक्ट ग्रुप आपके रहते हैं। ये पहला जो होता है आपका लैंग्वेज ग्रुप होता है, सेकेंड जो होता है आपका सोशल साइंस होता है, इसके अलावा थर्ड जो होता है वो आपका साइंस, और उसके बाद फोर्थ नंबर पे जो आपका आता है वह होता है आपका मैथ ग्रुप। तो इन चार में से जिस भी सब्जेक्ट ग्रुप का आप एग्जामिनेशन देना चाहते हैं उसके 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपके जो 25 क्वेश्चन रहेंगे वो सभी को, चाहे लैंग्वेज को हो सके हो, साइंस को या फिर मैथ, सभी को 25 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे पार्ट ए के। तो पार्ट ए का जो सिलेबस है उसमें हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है सिलेबस पे, जिसमें हम लोग टॉपिक वाइज आप लोग को बताया हुआ है कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे। ठीक है, और यह जो पेपर होगा आपका 100 क्वेश्चन ये आपका एमसीक्यू टाइप का होगा। ठीक है, कैसा होगा? आपका एमसीक्यू टाइप का होगा और एक क्वेश्चन सही करने पे आपको 4 मार्क्स प्रोवाइड करा जाएंगे और एक क्वेश्चन इनकरेक्ट देने पर आपको 1 मार्क्स डिडक्ट कर लिया जाएंगे, यानी कि उसमें से माइनस कर लिए जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं आप लोगों का जो सिलेबस है उसके बारे में। देखिए यहाँ पर जो आपका पार्ट बी का जो सिलेबस है उसमें आपके 75 क्वेश्चन रहेंगे, किसके? लैंग्वेज ग्रुप के रहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अगर लैंग्वेज ग्रुप से है तो आपको 75 क्वेश्चन कौन कौन से सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। तो पहला सब्जेक्ट आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, सेकेंड आपका इंग्लिश, थर्ड आपका हिंदी, फोर्थ आपका संस्कृत। तो इस वीडियो में हम लोग केवल इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि जो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड है वह सभी को पढ़ना है, चाहे आप लैंग्वेज ग्रुप से बिलोंग करते हो या फिर आप सोशल साइंस ग्रुप से बिलोंग करते हो या फिर आप यहाँ पर साइंस ग्रुप से या फिर आप मैथ ग्रुप से, सभी के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड जो है वह आपका इंपॉर्टेंट है, यानी कि आपका कंपलसरी है। जिस प्रकार से पार्ट ए जो है वह सभी के लिए कंपलसरी है, उसी प्रकार से आपका टीचिंग एप्टीट्यूड जो है वह सभी के लिए कंपलसरी है। ठीक है, चलिए अब आगे आते हैं हम लोग कि आपका जो सिलेबस है वह क्या है। पहले हम इंग्लिश को देखते हैं, उससे पहले एक बात यहाँ पे आप जान लीजिए कि आपका बीए में, ठीक है, आपका अगर बीए है किससे? इंग्लिश से है, तो ऐसा नहीं है कि केवल आपको इंग्लिश का 75 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 75 क्वेश्चन इंग्लिश के आएंगे, ऐसा नहीं है। अगर आपका इंग्लिश से है तो भी आपको संस्कृत पढ़ना है, हिंदी पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ना है। ठीक है, अगर आपका बीए जो है वह हिंदी से है तो भी आपको क्या करना है? टीचिंग एप्टीट्यूड, इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत पढ़ना है। या फिर अगर आपका संस्कृत है तो भी आपको ये सभी सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तो यानी ये जो आपको सिलेबस है आपने चाहे किसी भी सब्जेक्ट से किया हो वह आपका 75 क्वेश्चन जो रहेंगे वो सभी को करना अनिवार्य होगा। ठीक है, चलिए हम आगे आते हैं। यहाँ पर एक बात और यहाँ पे नोट करना चाहेंगे कि एनटीए ने जो बोला है, यहाँ पर जो मैं सिलेबस आप लोग को टॉपिक को बताने वाला हूँ वह सिलेबस जो रहेगा वह आपका मतलब फिक्स तो है, लेकिन वह आपका उससे ज्यादा भी प्रश्न पूछ सकता है। यानी यूं कह सकते हैं कि जो आज सिलेबस में बताऊंगा वो 80% सिलेबस रहेगा और 20% जो सिलेबस रहेगा वह पता नहीं कि किस टॉपिक से आपको क्वेश्चन वो उठा करके पूछ दे। तो आप लोग को जो मैं टॉपिक आप लोग को बताऊंगा उसके अलावा भी कुछ चीजें आप लोग को ध्यान रखनी है, वो सभी चीजें मैं आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप में धीरे धीरे बताते रहूंगा। ठीक है, चलिए अब हम जानते हैं कि आपका जो इंग्लिश का सिलेबस है उसमें आपको कौन कौन से टॉपिक यहाँ पर पढ़ने हैं जो कि एनटीए द्वारा प्रोवाइड कराए गए हैं। तो इसमें आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच रहेगा, वॉइस रहेगा, नरेशन रहेगा, अनसीन पैसेज रहेगा, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स रहेंगे, साथ ही आपका इडियम्स एंड फ्रेजेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मिसस्पेल्ड वर्ड, सेंटेंस रीअरेंजमेंट। ठीक है, इसके अलावा आपका स्पॉटिंग एरर। अब यहाँ पे इंग्लिश में कुछ चीजें हम आपको डीपली समझा देते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो आपके नाउन होते हैं उन सभी के बारे में पूछा जाएगा। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब के बारे में, वर्ब में स्पेशली जो आपका पूछा जाता है मोडाल्स के बारे में, उन चीजों को आप लोग अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा प्रीपोजिशन इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच में आप लोग का बहुत बड़ी भूमिका अदा करेगा, तो प्रीपोजिशन के बारे में भी आप लोग अच्छे से पूछ लीजिएगा, क्योंकि लास्ट ईयर 3 क्वेश्चन जो है प्रीपोजिशन से ही पूछे गए थे। ठीक है, इसके अलावा आपका कंजंक्शन भी आप लोग को अच्छी तरीके से तैयार करना है। तो ये थे आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच के। वॉइस में जो देखिए जो क्वेश्चन पूछा जाता है वह पूछा जाता है कि आप लोग का एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करने का। तो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस अगर आपको बेसिक चीजें भी मालूम है किसी भी सेंटेंस का, चाहे वो अफर्मेटिव सेंटेंस हो
या फिर आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, या फिर आपका ऑब्जेक्टिव सेंटेंस हो, किसी का भी आप मतलब बेसिक चीजें आपको मालूम होना चाहिए एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव कन्वर्ट करने का। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं नरेशन। नरेशन में भी सेम चीज है कि आपको जो नरेशन है, इनडायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट नरेशन, इनके बारे में बेसिक नॉलेज आपको इनफैक्ट आपकी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपका अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज के लिए आपको करना क्या है कि आप क्लास 6 से लेकर के 12 तक की जो इंग्लिश की बुक्स हैं एनसीईआरटी की, उनको आप लोग एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जो अनसीन पैसेज दिए जाते हैं एनटीए के द्वारा, ठीक है, वह स्पेशली यहीं से आपके पूछे जाते हैं। जो एनसीईआरटी के जो बुक्स होते हैं इंग्लिश के, उसी में से आपके जो पैसेज होते हैं उनको उठा करके आप लोग को दे दिए जाते हैं। तो स्पेशली आप लोग काम करिएगा कि 6 से लेकर 12 तक की जो बुक्स होंगी इंग्लिश मीडियम की या एनसीईआरटी आपको मिल जाए तो उनको आप लोग जरूर देखिएगा, ठीक है। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम, फ्रेजेस, ये सब तो आपको कहीं भी आप लोगों को मिल जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं हम लोग हिंदी के डिटेल सिलेबस के बारे में। देखिए हिंदी का जो डिटेल सिलेबस है, इसमें सबसे पहले आपका जो टॉपिक पढ़ना हुआ प्रमुख संप्रदाय, यानी कि जो आपका हिंदी साहित्य है, ये आपका हिंदी साहित्य से संबंधित है, ठीक है। हिंदी साहित्य का जो भाग है वहां पर भी आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। तो हिंदी साहित्य के प्रमुख संप्रदाय आपको पढ़ना है। प्रमुख जो आपके भाषा विकास है, यानी हिंदी भाषा का जो विकास है वो आपको पढ़ना है, ठीक है। हिंदी वर्णमाला पढ़ना है। हिंदी वर्णमाला में आप लोग का विराम चिन्ह एक टॉपिक होता है, तो विराम चिन्ह को भी आपको यहाँ पर अच्छे तरीके से पढ़ना, ये ध्यान रखिएगा। उपन्यास और लेखक, जो आपकी चाहे वो आपका गद्य का उपन्यास हो या फिर आपका पद्य का हो, कोई भी जो भी पुस्तक गद्य और पद्य का, उनके लेखक और उनके जो रचनाकार है उनके बारे में आपको जानना है। शब्द रचना, शब्द रचना में आपके बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, उनके बारे में आपको डीपली में एक जो आपका पीडीएफ है उसमें मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। शुद्ध अशुद्ध शब्द, ये आपको पढ़ना है। हिंदी साहित्य का कालक्रम, हिंदी साहित्य का कालक्रम जिसमें आपको जो 4 से 5 जो भी आपके कालक्रम है उनको आपको पढ़ने हैं, ठीक है। संधि, समास और रस, देखिए यहाँ पे संधि, समास और रस, ये ध्यान रखिएगा। और छंद और अलंकार, ये आपके पार्ट ए में भी है, ठीक है, ये आपके पार्ट ए में भी है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा पार्ट ए और पार्ट बी दोनों का जो सिलेबस होगा इन संधि, समास, रस, छंद का, ये बहुत अलग होगा। पार्ट ए में क्या होगा, केवल आप लोग को जनरल चीजें इनकी पूछेगी, किसकी, जनरल चीजें, संधि, समास, रस, छंद का पूछा जाएगा। लेकिन पार्ट बी जो होगा आपका, इसमें आपको डीपली नॉलेज कितना है ये आपसे पूछा जाएगा, यानी कि गहन अध्ययन अगर आपने किया हुआ है इन सब का, तभी आप ये एग्जामिनेशन क्रैक कर पाएंगे और इनके जो प्रश्न पूछे जाएंगे वह भी आप लोग के डीपली रहेंगे पार्ट बी में। तो ये बातें ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं इसके बाद आपका पर्यायवाची और आपका विलोम। तो पर्यायवाची विलोम भी आपको क्या करना है कि 6 से लेकर के जो 12 तक की बुक्स होती हैं हिंदी की, उसमें ही आप लोग को सारी चीजें मिल जाएंगी। अगर इतना नहीं पढ़ना है तो आप क्या करिए कि यूपी बोर्ड की, ठीक है, यूपी बोर्ड की जो 11th और 12th की बुक होती है, ठीक है, 11th और 12th की हिंदी की जो बुक होती है उसे आप लोग पढ़ लीजिए, वहां से आपका काम यहाँ पर बन जाएगा पर्यायवाची और विलोम का, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं संस्कृत के बारे में। तो संस्कृत का आपका जो सिलेबस है उसे हम लोग देख लेते हैं। शब्द रूप आपको पढ़ना है, संख्याओं के बारे में आपकी नॉलेज होनी चाहिए, धातु रूप के बारे में पढ़ना है, प्रत्यय रूप के बारे में, साथ ही साथ आपको संधि विचार पढ़ना है, प्रत्यय विचार, पत्र आदि लेखन से संबंधित जो चीजें होती हैं उनके बारे में, छंद पढ़ना है, आपका समास पढ़ना है, ठीक है, और आपके प्रमुख ग्रंथ होते हैं। अभी जो स्पेशली जो टॉपिक आप यहाँ पे देख रहे हैं ये आपको एक बुक से आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। ये जो आपका है जो देख रहे हैं वो आपका एक बुक है, वो आपको कवर हो जाएगा, और वो बुक का नाम है आपका प्रारंभिक रचना अनुवाद कौमुदी, ठीक है, रचना अनुवाद कौमुदी। ये आप लोग पढ़ लिए, अगर ये किताब आप लोग पढ़ लिए तो आपका जो सिलेबस है वह लगभग 60% सिलेबस आपका यहाँ पर कवर हो जाएगा प्रारंभिक रचना अनुवाद कौमुदी से। ये पुस्तक आप लोग जरूर खरीद लीजिएगा, क्योंकि इससे आपका 60% जो सिलेबस है वह कवर हो जाएगा। 40% सिलेबस आप लोग को किसी भी जो आपका 9th 10th का जो बुक होगा संस्कृत का उससे भी कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें थी आप लोग की जो लैंग्वेज की सिलेबस थी, ठीक है। इसके बाद हम थोड़ी सी जानकारी रखते हैं किसके बारे में यहाँ पर, कि जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसके बारे में। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि अगर आप बीएचयू से और डीयू से लैंग्वेज ग्रुप में अपना बीएड करना चाहते हैं, ठीक है, क्या करना चाहते हैं, लैंग्वेज ग्रुप में बीएड करना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में आपके यूजी या पीजी में इंग्लिश, संस्कृत और हिंदी, इन तीनों में से कोई भी सब्जेक्ट आपने 2 ईयर तक पढ़ा जरूर हो, ठीक है। 2 ईयर तक अगर आपने पढ़ा हुआ है
तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, या फिर आपने 200 मार्क्स तक आपने क्या किया हो, इनकी पढ़ाई की हो, तो ये तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं, अदरवाइज इसके लिए एलिजिबल आप लोग नहीं होंगे। तो उम्मीद करते हैं आज के सेशन से आप लोग को बहुत लाभ प्राप्त हुआ होगा। अगर यह सेशन अच्छा लगे जरूर इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।